बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 10। जी हाँ बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 10 है बच्चों, और इसका नाम है द ट्रिब्यूट सेकंड। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि हमने लेसन नंबर 9 यानी कि द ट्रिब्यूट पार्ट फर्स्ट को भी अपने पिछले वीडियोस में कवर कर रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने द ट्रिब्यूट फर्स्ट की स्टोरी वहाँ पर जाकर समझी होगी और वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, हमने इसमें बहुत कुछ जाना था। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसमें एक बाबली नाम का लड़का होता है और वह जो है अपने भाइयों के साथ रहा करता है। उसके बाद जब वह उसकी नौकरी लग जाती है तो वह भुवनेश्वर में शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद एक दिन उसे एक पत्र मिलता है और उस पत्र के में ये लिखा रहता है कि घर में जो है विवाद खड़ा हो गया है प्रॉपर्टी को लेकर, और उसके बड़े भाई साहब ने उसे बोला है कि आपकी जो उपस्थिति है वो बिल्कुल अनिवार्य है। और उस पत्र को पढ़कर वह जो है अपनी पत्नी के साथ पूरा योजना बनाता है कि उसे जो है प्रॉपर्टी में मिलने वाले पैसे का वो क्या क्या खरीदारी करेगा, और सारी योजनाओं को बनाकर वह जो है अपने गांव पहुंच जाता है, जहां पर उसी घर में गांव पर जहां पर उसका जो है बंटवारा होने वाला था। तो बच्चों, ये सारी स्टोरी हमने पार्ट फर्स्ट में जानी थी। अब जो बाबली नामक व्यक्ति था जिसके घर में बंटवारा होना था, वह अपने बड़े भाई साहब से मिलने के लिए अपने जो उसका घर रहता है विलेज में वह वहाँ पर पहुँचता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, आगे की कहानी हम इस पार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। Bus stop was some distance from the village. I had fallen behind him. He stopped and asked the same question he used to ask. I just could not speak. अब बाबली बताता है, जैसे ही बस स्टॉप पर जब बस रुकती है, हमारे बस स्टॉप से कुछ ही दूरी पर मेरा गांव रहता है। मैं पीछे पीछे पर चल रहा था, भाई साहब आगे आगे चल रहे थे, मैं उनसे पीछे पड़ चुका था, यानी कि मैं पीछे रह गया, भाई साहब आगे आगे चले जा रहे थे। He stopped and asked. इतने में भाई साहब रुके और उन्होंने मुझसे वही प्रश्न पूछा जो वो प्रायः मुझसे पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। और उनके क्वेश्चनों को सुनकर मैं कुछ उत्तर नहीं दे सका, कुछ बोल ना सका। द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी, the childhood days and the days now. Time has congratulated for me. I have changed, but my elder brother, time could not bring upon him any change. As in those days, he was still walking in front of me, carrying my bag. I felt so small. बाबली बताता है कि मेरा पिछला जो समय था, यानी कि मेरा पास्ट, यानी कि जो पहले समय मैंने अपने गांव में बिताया था अपने बड़े भाई साहब के साथ, वे पूरा समय जैसे स्प्राउटिंग यानी मेरे सामने फिर से निकल कर आ गया हो। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ, यानी कि बचपन के मेरे समय, बचपन के मेरे बिताए गए दिन और आज का वह दिन। टाइम हैज़ कॉन्गुलेटेड फॉर मी, यानी कि समय जैसे मेरे लिए एक ठहर सा गया था, एक प्रकार से जम सा गया था। आई हैव चेंज, मैं बदल चुका था, मुझ में परिवर्तन हो चुके थे। लेकिन मेरे बड़े भाई साहब, द टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, यानी कि समय ने उन पर एक भी परिवर्तन नहीं लाया। एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जैसे कि उस समय भी वह मेरे से आगे आगे, मेरे बचपन के समय में मेरे बैग और बुक का जो बस्ता रहता था उसे उठाकर लालटेन लेकर आगे आगे चला करते थे। आज भी बिल्कुल उसी समान वह मुझसे आगे चल रहे थे और मैं जो हूँ मेरे बैग को लेकर वे आगे चल रहे थे। आई फील्ड सो स्मॉल, मैं अपने आप पर बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। अब इस पैराग्राफ में बाबली को अपने पूरे पिछले अपने भाई साहब के साथ बिताए हुए हर वो दिन याद आ रहे हैं जो उसके बड़े भाई साहब ने उसके लिए जितनी भी अच्छी चीज़ करते थे, वो सारे बीते हुए दिन को वह आज याद कर रहा है। परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि आज परिवर्तन सिर्फ बाबली में हुआ है, परंतु बड़े भाई साहब में जैसे वो उस समय थे आज भी बिल्कुल के बिल्कुल वैसे ही हैं। उनमें समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं आया है। Hesitatingly, I said, "Brother, give me that briefcase. Let me carry it for a while." लड़खड़ाती हुई आवाज़ में मैंने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि भैया आप मुझे ब्रीफकेस दे दीजिए, यानी कि जो मेरा सूटकेस आप पकड़े हुए हैं आप मुझे दे दीजिए। Let me carry it for a while, मुझे कुछ समय के लिए तो उसे पकड़ लेने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ कुछ समय के लिए।
तब बड़े भाई साहब ने बोला, डोंट यू वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बड़े भाई साहब ने बोला। इट इज़ हैवी, ये बहुत ही हैवी यानी कि वजनदार है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो। लेट अस क्विकन अवर स्टेप, तुम जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाओ। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम भूखे होगे। इट्स द टाइम फॉर द इवनिंग मील, और समय शाम के भोजन का हो चुका है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस। इतनी सारे जब मेरे बड़े भाई साहब ने मुझसे ये सारी बातें कहीं तो मैं चुपचाप बिल्कुल शांत मुद्रा में उनका जो है पीछे पीछे उनके साथ, जैसे वो कहते गए, मैं जो हूँ उनके साथ चलने लगा। We reached home. It was already dark. The time for the lighting of wicks before the sacred तुलसी plant. यानी कि जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, मैं और मेरे बड़े भाई साहब जब घर पहुंचते हैं, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, यानी कि लगभग अंधेरा हो चुका था, और पूरा अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग, और जो समय था वो शाम की दिया बत्ती करने का समय था। जैसे कि आपको पता है, शाम को हम तुलसी प्लांट के सामने भगवान की जो है दिया बत्ती करते हैं, तो वही समय था, मतलब कि शाम हो चुकी थी। लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, जो पवित्र तुलसी का पौधा होता है उसके सामने दिए जलाने का समय हो रहा था। अनलाइक दोज डेज, यानी कि उन दिनों के जैसे नहीं, जैसे पहले हुआ करता था उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टूवर्ड्स मी हॉलिंग, इस बार कोई भी मेरे जो भतीजे हैं वह निकल कर घर से बाहर नहीं आए कि चाचू आए हैं, चाचू आए हैं, चाचा जी आए हैं, ऐसे कोई भी कहते हुए बाहर नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, मेरी भाभी भी निकल कर किचन से बाहर नहीं आई मुझे लेने के लिए। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, पूरी जगह एकदम ही शांति और एकदम चुपचाप सन्नाटा सा छाया हुआ था। हर जगह शांति का माहौल था, किसी ने भी मेरा वेलकम नहीं किया। ओनली माई मदर केम, सिर्फ मेरी माँ ही थी जो बाहर आई और आकर बाहर पास में खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, जो दूसरे नंबर के भाई साहब थे और जो उनकी पत्नी थी वे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे। इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रेदर द स्टिलनेस ऑफ अ ग्रेवयार्ड, पूरे घर में एक ऐसा शांति का माहौल था जैसे कोई ग्रेवयार्ड हो, जैसे कोई शमशान घाट में एकदम शांति छाई रहती है, कोई चहल पहल नहीं रहती, पूरे घर का माहौल वैसा था। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, यानी कि जो पूरा घर था वो कोलैप्स यानी कि टूटने के तादार में अंततः खड़ा था। पूरे घर में ऐसा लग रहा था कि अब ये घर जो है अलग अलग हो जाएगा, जो कभी बंधा हुआ था वह अब जो है पूरा बिखर जाएगा, टूट जाएगा। उस तादार पर मुझे घर जो है दिखाई दे रहा था, ऐसा बाबली बताते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, यानी कि मैंने सबके साथ नॉर्मल होने का प्रयास किया। बट देयर वॉज दैट एबोमिनेबल लल, यानी कि बुरी तरीके से, बिल्कुल यानी कि बेकार तरीके से एकदम शांति का माहौल था ऑल अराउंड, यानी कि चारों तरफ शांति सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे मैं किसी अनजान जगह पे आया हूँ, मैं अपने घर पर आया ही नहीं हूँ। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ ही इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशंस, यानी कि मेरे दूसरे नंबर के भाई साहब और मेरी भाभी दूसरे नंबर की, उन्होंने घर पे होने के बावजूद ऐसा शो किया मेरे प्रति जैसे कोई भावना ही उनके हृदय में नहीं रह गई हो, और ना के बराबर उन्होंने मुझे कोई भी भावना प्रकट नहीं करी। दे वर ऑल सेट ऑफ द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, वे दोनों जो थे पहले से ही तैयारी कर चुके थे। किस चीज़ की पार्टीशन, यानी कि बंटवारे की, उन्होंने अपने माइंड को सेट कर रखा था। दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और उसके अलावा उन्हें किसी चीज़ का कोई केयर नहीं था, कोई रख रखाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो न सका। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और जो अगली सुबह हुई वो बिल्कुल शांति के साथ हुई, ऐसी कोई हलचल नहीं थी जैसे पहले हुआ करती थी। घर में घर जैसा माहौल नहीं था, एकदम शांति का माहौल था। अब आगे देखते हैं, इट वॉज मिड डे, यानी कि दोपहर का समय था, पूरा आधा दिन बीत चुका था, अगले दिन का आधा दिन बीत चुका था। 7 or 8 पीपल्स हैड गैदर्ड इन अवर कोर्ट यार्ड, यानी कि 7 से 8 लोग जमघट यानी कि जमा होते हैं कोर्ट यार्ड यानी घर के आंगन में,
टू सुपरवाइज द डिवीज़न, उस डिवीज़न की देख रेख करने में जो बंटवारा होने जा रहा था उसके विटनेस के तौर पर, उसके गवाह के रूप में कई लोग जो है 7 से 8 लोग घर के आंगन में एकत्रित होते हैं। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, तो माँ मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, आसपास मुझे माँ नज़र नहीं आ रही थी। एनीवेयर इन द विसिनिटी। We were waiting for the final separation as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. And then we would run away in the 3 different direction clutching a piece each। यानी कि यहाँ पे बाबली इस तरीके से याद कर रहा है कि अब बिल्कुल अंतिम दौर आ गया था, बंटवारा होने को बिल्कुल तैयार था। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, यानी कि जो अलग अलग बंटवारा होना था और उनको जो उनका अलग अलग हिस्सा मिलना था, एकदम सेपरेशन मिल जाना था कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, अब इसमें हमारा हक है, तुम्हारा है और इसमें किसी का भी कोई अन्य का हक नहीं है, सबको अपना अपना हक मिलने का हो चुका था। as if ready to slice out the flesh of the domestic body, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। which our parents, उस शरीर के टुकड़े जिसे हमारे माता पिता ने पाल पोस कर इतने समय से बढ़ा करके अच्छे से जिसकी देख रेख की हो, आज उसी शरीर के जैसे मानो टुकड़े टुकड़े होने वाले हों और उनको जो है अलग अलग भागों में बांटा जाना हो। since the day of the marriage, जैसे कि मेरे माता पिता ने शादी के दिन से लेकर अब तक मेरी जो है देख रेख करी, हमारा पालन पोषण किया, अब आज उन्हीं चीज़ों का मतलब उन्हीं भाइयों के बीच में जो है पूरा फाइनल बंटवारा होना था। एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन, उसके बाद हम सब अपने अपने 3 जो है बंटवारे होंगे, 3 अपने अपने दिशा में चले जाएंगे, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं रहेगा, सब अपने अपने टुकड़ों को संभालेंगे और अपने अपने भाग को लेकर, अपने अपने टुकड़ों को लेकर, अपने अपनी मिली हुई प्रॉपर्टी के डिवीज़न को लेकर अलग अलग तीनों दिशा में चले जाएंगे, कोई किसी से अब मतलब नहीं रखेगा। यानी कि पूरा घर जो है टूटने के तादार पे था, फाइनल सेपरेशन होने वाला था, सबको अपना अपना हिस्सा मिलने वाला था। तो बावली याद करता है कि माता पिता ने अभी तक शादी से लेकर शादी होने तक जितना भी हम लोगों का पालन पोषण किया, हम लोगों की देख रेख करी, आज वही तीनों भाई जो है बट रहे हैं और तीनों तीनों जो है अलग अलग दिशा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसा वह याद करता है जब बंटवारा बिल्कुल फाइनल स्थिति में आ जाता है। All the household articles were heaped in the family courtyard, यानी कि घर की जितनी भी ज़रूरी जितनी भी वस्तुएं थी उन सब का एक हीप्ड यानी कि ढेर घर की आंगन में, जो घर का आंगन था, हमारे परिवार के जो लोग जहाँ पे खड़े हुए थे वहाँ जो आंगन था वहाँ पर जो है ढेर लगाया जाता है। These were to be divided into 3 parts, घर की सारी वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जाना था और उन सारी चीज़ों का जिनका ढेरा घर के आंगन में लगाया गया था उसमें सारी चीज़ें थी। ऑल द स्मॉल थिंग्स ऑफ द हाउस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द ladles made out of the coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his battles, सारी चीज़ों का वहाँ पे ढेर लगाया गया, छोटी सी बड़ी हर वस्तुओं का ढेर लगाया गया, चाहे वो जैसी भी हो। ऑलमोस्ट एवरी मूवेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडस, यानी कि जो पानी निकालने का लेडस होता है जो कोकोनट सेल से बनाया जाता है, वह चीज़ें और बैम्बू की बनी हुई सारी वस्तुओं को वहाँ पर ढेर लगा दिया जाता है घर के आंगन में। उसमें सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि छोटा सा एक बॉक्स रहता है जिसमें बाबली के पिताजी जो है पान को रखा करते थे, तो वो सारी पान और सुपारियाँ रखा करते थे, वो सारी चीज़ों को जो है उस ढेर पे रख दिया जाता है। कुल्हाड़ी, द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट, यानी कि पुराना रेडियो सेट, कुल्हाड़ी, उसको भी उस ढेर में रख दिया जाता है। यानी कि पूरी वस्तुओं का ढेर लग रहा है और जिन जिन वस्तुओं का ढेर पूरा तैयार हुआ है उन ढेरों को 3 भागों में बांटा जाएगा और तीनों भाइयों में अलग अलग दे दिया जाएगा। तो उनमें वो सारी चीज़ें रखी गई, जैसे कि लेडलेस मेड आउट ऑफ द कोकोनट सेल, एक करछुल जैसा होता है जो कोकोनट सेल और बैम्बू से बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों तक को उस ढेर में रख दिया गया। छोटे बॉक्स जिसमें 5 सुपारी रखी जाती थी वो भी रख दिया गया, कुल्हाड़ी तक रख दी गई, पूरा जो घर के रेडियो सेट थे यानी कि पुराना रेडियो सेट था एक, उसे तक उस ढेर में रख दिया गया। किस उद्देश्य से रख दिया गया? ताकि उसका बंटवारा किया जा सके। अ लॉन्ग
लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, और एक लंबी सी सूची बनाई जाती है सारे रखे हुई वस्तुओं का जिनका ढेरा घर के आंगन में लगाया जाता है। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, उस ढेर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो बच गई हो, सबको शामिल किया जाता है। नाइदर द धिंकी तक को रख दिया जाता है, जो लकड़ी की जो चावल कूटने वाली, जो चावल को क्रश करने वाली जो धिनकी होती है उसे धिनकी कहा जाता है, वह भी रख दिया जाता है। नॉर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, जो भगवान की घर में पूजा पाठ करने वाली जो थोड़ी बहुत मूर्तियाँ थी वह भी जो है उनको भी जो है उस ढेर में रख दिया जाता है। यानी कि इस पैराग्राफ में ये देखा गया कि पूरे आंगन पर घर की सारी चीज़ों का एक ढेरा लगाया जाता है, उन सारी चीज़ों की एक लंबी सूची बनाई जाती है और घर की सारी ज़रूरी और जो जितनी भी सामग्री थी उनका ढेर को जो है 3 भागों में बांटा जाना था और उसमें सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। I saw my elder brother rise. He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh he left the place. यानी कि यहाँ पे बाबली हमें बता रहे हैं कि मैंने देखा मेरे बड़े भाई साहब उठते हैं, आगे आते हैं और जाकर उस ढेर के सामने जहाँ पर सारी वस्तुओं का ढेर लगाया गया था आंगन में, वहाँ पर जाके कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाते हैं और अपनी अनफास्टन द स्ट्रैप यानी कि बद्धी को खोलते हैं। उस घड़ी की जो उनकी हाथ वाली घड़ी थी, कलाई घड़ी थी, उसकी बद्धियों को, बेल्ट को खोलते हैं और खोलने के बाद जाकर उसे भी उस ढेर पर रख दिया जाता है। Perhaps a tear trickled down his cheek, और उनकी आंखों से जो है जैसे शायद आंसू जो है लुढ़क रहे थे, यानी कि आंसू उनके आंखों से निकल रहे थे और गाल पर आ रहे थे। विथ अ हैवी शाय ही लेफ्ट द प्लेस, बहुत गहरी सांस लेकर, वह एक लंबी सांस लेकर जो है उस स्थान को छोड़ देते हैं। विथ अ हैवी शाय ही लेफ्ट द प्लेस, उस स्थान को वो छोड़ देते हैं। अब आगे बाबली हमें बताता है, आई हैड ऑफन हियर्ड हिम से दैट फादर हैड बॉट हिम दैट द रिस्ट वॉच व्हेन ही वाज इन द 11th क्लास। यानी कि बाबली ये भी अब याद कर पा रहा है कि उसने अक्सर सुना था अपने बड़े भाई साहब से कि वह जो घड़ी बड़े भाई साहब ने आज उस ढेर पे रखी है वो पिताजी ने उन्हें दी थी जब मैं जो हूँ 11th क्लास में था। और मुझे बहुत अच्छे से ये भी याद है, आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड मॉर्गेज दैट was to send me money to go to Delhi for an interview। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि बड़े भाई साहब ने जब मैं MA फाइनल ईयर में था तो उसी घड़ी को जो है गिरवी में रख कर धनराशि निकाली थी और मुझे दिल्ली भेजा था मेरे इंटरव्यू के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे लिए उन्होंने वह घड़ी तक को जो है गिरवी रख दिया था। He had sent me an amount of 150 रुपीज़, और उन्होंने मुझे उसको गिरवी में रखकर ही हैड सेंट मी, उन्होंने मुझे जो है कितने अमाउंट दिए थे, 150 रुपीज़, 150 रुपये मुझे दिए थे। मुझे बहुत अच्छे से वो सारे दिन वो सारी चीज़ें याद थी और याद आ रही थी। नो वन नोज़ वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट। उस समय जब बड़े भाई साहब ने उस पिताजी की दी हुई घड़ी को जब मतलब गिरवी में रखा था, तब उन्हें कोई नहीं जानता था कि हम उस गिरवी में रखी हुई वस्तु को पुनः प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय इतनी धनराशि नहीं हुआ करती थी। तो 150 रुपये जो मिले थे वो हम चुका पाएंगे कि नहीं, गिरवी रखी हुई घड़ी को उठा पाएंगे कि नहीं, तब कोई नहीं जानता था। परंतु मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे लिए उतना बड़ा त्याग किया था और वो सारी चीज़ें कब उस समय नहीं था कि हम घड़ी उठा पाएंगे कि या नहीं उठा पाएंगे। हिज एक्शन सीम सिम्बोलिक ऑफ हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट। मेरे सारे जो पुराने जो समय था वो मेरे सामने एक प्ले हो रहा था, जैसे कि वो सारी चीज़ें मुझे जो है जीवित दिखाई दे रही थी। हिज एक्शन सीम सिम्बोलिक ऑफ हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, यानी कि मैं सारे जो पुराने पिछले पास्ट से जो जुड़ा था, जो अटैचमेंट रहा, वो सारा जैसे परिदृश्य मुझे जो है दिखाई दे रहा था, जो हर चीज़ में उनकी उदारता का संकेत कर रहा था, जो मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए उन्होंने जितना त्याग किया वो सब मुझे दिखाई दे रहा था। I was silent. My elder sister-in-law was in the backyard. My second brother was often whispering things into his wife's ear and was there
टेकिंग हिज प्लेस विथ अस, यानी कि मैं बिल्कुल शांत था और मेरे जो बड़े भाभी थी वह भी जो थी कहाँ पर थी, आंगन, बैकयार्ड यानी पीछे वाले आंगन में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग, और जो मेरा छोटा सेकेंड नंबर का जो बड़े सेकेंड नंबर के जो भाई साहब थे वो अपनी विस्परिंग कर रहे थे अपनी पत्नी के कान में, और वह ये बता रहे थे वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विथ अस, पत्नी के कान में उन वस्तुओं के बारे में बता रहे थे जो उनके हिस्से में आने वाली थी, और वह उस पर डिस्कशन कर रहे थे अपनी पत्नी की कान पर। इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ, मुझे ऐसा फिर से प्रतीत हो रहा था जैसे कोई कसाई अपनी तलवार को, अपनी चाकू को जो है बहुत ही उससे धार बना रहा है। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, बड़े भाई आज भी उसी दिन की तरह जब मैं पिछले समय में जब यहाँ रहा करता था, तो उसी पिछले दिनों की तरह आज भी बिल्कुल शांत, एकदम संतोष से भरे हुए थे। लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक अच्छे जेंटलमैन के भांति वह थे। ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. मेरे बड़े भाई साहब बिल्कुल शांत रहकर, संतोष रखकर भी आज भी पूरी क्रियाओं को, बंटवारे की पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए उसी तरीके से देख रहे थे, उसी तरीके से प्रतीत होने दे रहे थे जैसे उन पवित्र दिनों में जब मेरा जनेऊ संस्कार, जब उनके बेटे का जनेऊ संस्कार हुआ था और जब मेरी शादी के दिन थी, तब भी उसी तरीके से वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जैसे सारे कार्यों को उन्होंने निपटाया था, बिल्कुल वैसे ही प्रतीत हो रहे थे जैसे ये भी एक कार्यक्रम है, और एकदम शालीनता से, निष्पक्ष रूप से वो जो है बिना कोई भेदभाव करे सारी व्यवस्थाओं को होते हुए देख रहे थे। इट वॉज द सेम preoccupied and the grave manner, attending sincerely to his duty while discussing anything with my second brother. He had that same calm and composed voice and not a sign of disgust and regret. उदारता के साथ, बड़ी ही उदारता से आज बड़े भाई साहब सारी अपनी ईमानदारी से पूरी अपने जो कर्तव्य था उसका पालन कर रहे थे, बिना किसी धीरता के, बिना किसी भेदभाव के। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माय सेकंड ब्रदर, जब वे बड़े भाई साहब से बंटवारे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कुछ जो है चर्चा कर रहे थे, वह उसी समान बिल्कुल शांत और बिल्कुल धीरज रखे हुई आवाज़ में उनसे बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर देखने से एक भी प्रतीत नहीं हो रहा था नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, जैसे उन्हें किसी चीज़ का खेद हो रहा हो, किसी चीज़ का पश्चाताप हो रहा हो। उन्होंने अपनी बंटवारे की जिम्मेदारी को भी बहुत ही शालीनता से, बहुत ही संतोष के साथ, और जैसे वह अपने कर्तव्य को पहले पालन किया करते थे, आज भी उन्होंने उसी कर्तव्य का पालन करते हुए बिल्कुल बराबरी से हर चीज़ को जो है बंटवारे को भी भाग लिया और बंटवारे को किया और बिल्कुल धीरज दिखाई। I remember the year father died. We had to live under a great financial strain. अब बाबली को ये दिन याद आ रहे हैं कि मुझे अच्छे से याद है जब पिताजी नहीं रहे थे, पिताजी का स्वर्गवास हुआ था वह साल, और हम उस समय जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, हमारे पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन। इट वॉज विंटर, उस समय सर्दी का समय था। द चिल वॉज एट इट्स हाइट, यानी कि बिल्कुल बहुत तेज की गजब की ठंडी पड़ रही थी। वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, हमारे घर पे बहुत ही कम मात्रा में उस समय कंबल हुआ करते थे, प्रॉपर मात्रा में भी कंबल नहीं होते थे। द कोल्ड वॉज सो बिटिंग, और ठंडी जो है बहुत विकराल रूप में चल रही थी, पर्टिकुलरली एट द मिड नाइट, और सबसे ज़्यादा तो रात में। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, यानी कि एक ही कंबल जो है किसी एक के लिए ही पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि उस समय कंबलों की संख्या भी घर पे कम हुआ करती थी, आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि और कंबलों का जो है किसी प्रकार से व्यवस्था की जा सके, तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब बाबली बताते हैं दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, यानी कि उस समय, उस रात जो है जब ऐसी स्थिति चल रही थी घर में, जब पिताजी नहीं रहे, तो वह बताते हैं कि उस रात आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, यानी कि जो पीछे के जो मार्ग होता है वहाँ का जो एक कमरा था, मैं उस कमरे में सोया हुआ था। व्हेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सवेरे सोकर उठता हूँ, मैंने पाया आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, मैंने पाया कि बड़े भाई साहब का कंबल मेरे ऊपर था। एडेड टू माइन,
जैसे वो मेरा हो। अर्ली एट डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स। अब बाबली ये भी याद करता है कि सवेरे सवेरे बड़े भाई साहब जल्दी उठते थे, ठंडियों का दिन रहा करता था। अर्ली एट द डाउन ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, और उन्हें खेतों के लिए जाना होता था। विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, और वह जो है बिना कंबल ओढ़े जो है खेतों में चले जाते थे। इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड, यदि उनसे पूछा जाता था, व्हाई ही वुड हैव श्योरली सेड इन हिज यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, यदि उनसे पूछा जाता था कि उन्होंने कंबल क्यों नहीं लिया, तो वो बोलते थे कि अरे मुझे तो ठंडी ही नहीं लग रही है, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है। इस प्रकार से वह कह दिया करते थे। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, और आज मेरी एक अच्छी खासी तनख्वाह मुझे मिल रही है। येट इट हैड नेवर अकर टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, और मैंने एक बार भी ये सोचा तक नहीं कि मैं अब उनके लिए अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहा हूँ तो अपने बड़े भाई साहब के लिए मैं कुछ ठंडी में पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े अपने बड़े भाई साहब के लिए ख़रीद लूँ। जबकि मेरे बड़े भाई साहब ने उन दिनों उतना त्याग किया जब घर में कंबल की मात्रा ही कम होती थी। उस समय वह अपने कंबल, स्वयं का कंबल मुझे उड़ा दिया करते थे ताकि मैं ठंड से बचा रहूं, और ख़ुद जो है सर्दी वाली ठंड में जो है बिना ब्लैंकेट के, बिना कंबल के ही अपने खेतों में चले जाया करते थे, और पूछने पर ये बोला करते थे कि मुझे तो ठंडी ही नहीं लग रही है। ही इज़ द स्टिल सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद द ओल्ड टैटर्ड ब्लैंकेट दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस। अब वह बताते हैं कि वह उसी से बिल्कुल संतुष्ट थे और खुश थे जो पुराना फटा हुआ एक कंबल हुआ करता था। दैट ही हैड कवर्ड मी, जिससे वह मुझे उड़ा दिया करते थे। एक कभी भी खुद से नहीं उड़ा करते थे और जो है मुझे उड़ा दिया करते थे हमेशा। तो वह याद कर रहे हैं कि उन दिनों के भी जो दिन थे उस समय भी बड़े भाई साहब ने मेरे लिए कितना त्याग किया था। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी, और आज भी वह कंबल मेरी नज़रों के सामने, वही फटा हुआ कंबल मेरी नज़रों के सामने है। आज भी वह फटा हुआ पुराना सा कंबल उस ढेर में रखा हुआ था जिस ढेर की वस्तुओं का बंटवारा 3 भागों में किया जाना था। देखते हैं बच्चों, सारा दृश्य बाबली को पूरा अपने पिछले बिताए हुए समय को वो याद कर रहा है। अब आगे स्थिति ऐसी होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है। बाबली के बड़े भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं और खेतों को इस तरीके से दिखा रहे हैं। आई शिवर्ड विद द कोल्ड, मैं कांपते हुए ठंड में। एंड माई ओल्ड इनग्रेटिट्यूड, मेरी जो अकृतज्ञता रही। द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न वॉज फाइनली ओवर, यानी कि बंटवारे का जो पूरा प्रोसेस था वो एक अंततः पूरा हुआ। Whenever the second, whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. जो भी चीज़ें वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो भी छोटे भाई ने डिमांड रखा था, जो भी उन्होंने अपनी मांगे रखी थी, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट, मेरे बड़े भाई साहब ने उसे पूरा निभाया विथ स्माइल, यानी कि मुस्कुराते मुस्कुराते, बिना किसी इसके कि उनको किसी प्रकार का खेद हो रहा, उन्होंने सारी ज़रूरत जो भी उन्होंने डिमांड रखी उसको पूरा किया। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, मेरे छोटे नंबर यानी कि मेरे बीच के मझले भाई ने मुझे जो है प्रस्ताव रखा उस ज़मीन को खरीदने का जो मेरे हिस्से में आई हुई थी। दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एट द प्राइस, मेरे छोटे मंझले भाई ने मुझसे प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन आई है मैं उसे जो हूँ 18,000 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। यानी कि जैसे ही बंटवारा होता है, जो सेकंड नंबर का ब्रदर है, क्योंकि सेकंड नंबर का ब्रदर ही सबसे ज़्यादा बंटवारे के लिए जो है अड़ा हुआ था, लगा हुआ था, और वही भाई जो है बाबली के हिस्से में जो भी ज़मीन मिली थी उस हिस्से को ख़रीदने के लिए प्रस्ताव रखता है और 18,000 रुपये का जो है वह राशि बताता है कि 18,000 रुपये में वह उसके दिए गए हिस्से को जो है ख़रीदना चाहता है। आगे देखते हैं बच्चों, यानी कि अब तक आपने जाना कि बंटवारा, अब तक बंटवारे के लिए उसे बुलाया गया था, परंतु अब बंटवारा हो चुका है, सबको सबके हिस्से के जो भी मिलना था वो उनके हिस्से पे जा चुका है। अब शाम जैसे जैसे होती है तो क्या होता है, इन द इवनिंग माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू शो मी द पैडी फील्ड्स दैट वर टू बी माइन, यानी कि अब शाम होती है तो मेरे बड़े भाई साहब मुझे लेकर वहाँ उस ज़मीन को दिखाने के लिए, उस धान के खेतों को दिखाने के लिए के जाते हैं जो मेरे हिस्से में आया था, यानी कि बंटवारे में जो ज़मीन का हिस्सा मेरे नाम आया था उसे दिखाने के लिए बड़े भाई साहब मुझे शाम को ले जाते हैं। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनका पीछे पीछे चल रहा था, उनके साथ चल रहा था। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम जो है
बाउंड्री से बाउंड्री खेतों की जो पगडंडियाँ होती हैं उससे होते हुए चलते जा रहे थे एवरीवेयर, और खेतों की पगडंडियों से गुजरते हुए मैंने पाया एवरीवेयर यानी कि हर जगह पर। आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट यानी कि मैं उनके पैरों की छाप को देख पा रहा था, महसूस पा रहा था। हिज पाम यानी कि जो उनकी हाथ हैं, उनकी जो उंगलियां हैं, उनके निशान को महसूस कर पा रहा था। जैसे हर एक खेतों में उनके जो है पैरों के निशान हो, उनके हाथों के निशान हो, उनकी उंगलियों के निशान हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था हर जगह। ऑन द बॉटम ऑफ द पैडी फील्ड्स, और जो पैडी फील्ड्स यानी कि जो धान का खेत था उसके वक्ष जो मान लो वह उसका जो सिरा है आगे का वो इस तरीके से चमक रहा था जैसे उनके बड़े भाई साहब का स्वेट यानी कि पसीना, जैसे उन्होंने जितनी मेहनत से जितने पसीने से उसको सींचा था, उसको उन खेतों को तैयार किया था, उन धान के खेतों में वो जैसे अलग से मोती के समान चमक रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। ये बाबली बताते हैं। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे खेतों को दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबली खड़ा हुआ है, बड़ा टिप टॉप पैंट शर्ट पहने के खड़ा हुआ है, वो जैसे कि कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो, वह गांव का नहीं लग रहा है। और सामने उसके बड़े भाई साहब खड़े हुए हैं। बड़े भाई साहब जो है खेतों को, धान के खेतों को दिखा रहे हैं, जो उसके हिस्से में आए हुए थे वो हिस्से को बाबली को दिखा रहे हैं। बाबली बिल्कुल शांतपूर्वक उसे देख रहा है। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे खेतों को दिखाया। एज द ब्रदर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, बड़े भाई साहब ने इसी प्रकार से मुझे उन खेतों को दिखाया, उन खेतों में बटे हुए जो टुकड़ा मुझे मिला हुआ था प्रॉपर्टी में उनको दिखाया, और इस तरीके से इंट्रोड्यूस यानी कि परिचित करवाया जैसे अक्सर कोई अनजान व्यक्ति जब आया करता था स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, तो वह उनको जिस प्रकार से खेतों को दिखाने के लिए ले जाया करते थे, वैसे ही आज मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे अपने हिस्से में मिली हुई ज़मीन को इस प्रकार से दिखाया। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स, जिस प्रकार से फैमिली मेम्बर्स को वो इंट्रोड्यूस करते थे, इसी प्रकार से उन्होंने आज मुझे वहाँ ले जाकर खेतों के हिस्से को दिखाया। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ उस समय जब पहले पिताजी हुआ करते थे, तो पिताजी अनजान व्यक्तियों को जिस प्रकार से खेतों को दिखाने के लिए ले जाया करते थे, आज उसी प्रकार बड़े भाई साहब ने भी मुझे उन खेतों को दिखाया जो मेरे हिस्से में आए हुए थे। तो ऐसा ये सारे चीज़ें बाबली जो है पूरा महसूस कर रहा है। आगे देखते हैं बच्चों। इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, अब सवेरे हो जाती है, मुझे भुवनेश्वर के लिए रवाना होना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, यानी कि अब बाबली बोलता है कि मेरे अंदर अब इतना साहस नहीं बचा था कि मैं अपने बड़े भाई का सामना कर पाता। बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप के लिए जाने से पहले आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर, एक पेपर मैंने जो है अपनी बड़ी भाई टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, बड़ी भाभी को मैंने एक पेपर का टुकड़ा पकड़ाया जिस पर मेरी ही प्रॉपर्टी का यानी विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ था उसका विवरण उस पेपर में लिखा हुआ था। वह पेपर मैंने अपनी बड़ी भाभी को पकड़ाया जाने से पहले, बस स्टॉप जाने से पहले। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर एंड इंस्टेंटली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस आई हैड रिटन। पन्ने की ब्लैंक साइड पर मैंने कुछ लिखा और लिखने के बाद मैंने अपनी भाभी को वह पकड़ा दिया वह, और ये बोला कि ये जो लेटर मैंने लिखा है, ये जो स्लिप मैंने लिखा है, वे मेरे बड़े भाई साहब को दे देना। इंस्टेंटली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और चुपचाप बिल्कुल शालीनता से मैं जो हूँ अपने घर से बाहर निकल गया। आई हैड रिटन, अब बाबली बताते हैं कि मैंने उसमें लिखा हुआ था क्या क्या बाबली ने उस स्लिप पर लिखा था। क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। ब्रदर व्हाट शैल आई डू विद द लैंड्स, यानी कि भाई मैं उस ज़मीन का क्या करूँगा, ये जो ज़मीन मेरे हिस्से में आज मुझे प्राप्त हुई है बंटवारे के रूप में, मैं इसका क्या करूँगा। यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, आप ही मेरे लिए उस ज़मीन के समान हो जिससे मैं अपने जीवन में हर एक चीज़ को उपजा सकता हूँ। यानी कि मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा, मेरे लिए तो सच्ची ज़मीन आप हो जिससे मैं हर चीज़ प्राप्त कर सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, यानी कि जो हिस्सा मुझे प्राप्त हुआ है आज आपको मैं देता हूँ और इसे आप स्वीकार करिए। एक्सेप्ट दिस, आप उसे स्वीकार करिए कृपा करके। इफ़ यू डिनाई, यदि आप मना करते हैं, यदि आप उस हिस्से को लेने से मना करते हैं,
आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, मैं आपको कभी भी अपना जीवन में चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा। आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, मतलब कि मैं अपना चेहरा आपको कभी भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप इस हिस्से को लेने से मना करते हैं। और अंत में वह लिख देता है बाबली, यानी कि अपना नाम। तो इस प्रकार से उसने एक स्लिप ऑफ पेपर तैयार किया, उसमें कुछ उसने रिटन यानी कि लिखा, और जो लिखा वह उसने यही लिखा कि भाई आप ही मेरे लिए उस ज़मीन के समान हो जिससे मैं हर चीज़ प्राप्त कर सकता हूं, और मुझे आपके अलावा किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप इसको स्वीकार करिए मेरे हिस्से को, यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं जीवन में आपको कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसा करके बच्चों उसने सही मायने में अपनी जो एक कृतज्ञता थी, जो उसका फ़र्ज था, एट लास्ट उसने वह निभाया। और इसीलिए इस स्टोरी का नाम भी रखा गया है ट्रिब्यूट, यानी कि जब हम किसी चीज़ को सादर भाव से किसी चीज़ को कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो वही उसका वाकई में मायने होता है, जिसका नाम इंग्लिश में रखा गया है ट्रिब्यूट। इस कारण से ही इस कहानी में, क्योंकि छोटे भाई ने लास्ट में बहुत ही अच्छा काम किया, उसने अपनी सारी मिली हुई संपत्ति को अपने बड़े भाई साहब के नाम इसलिए कर दिया क्योंकि उसने यही पाया कि बड़े भाई साहब ने ही उसको जीवन को बनाने के लिए, आज वह जो भी कुछ था वह उसका जो श्रेय था वो सिर्फ उसके बड़े भाई साहब का त्याग था, जिस कारण से वह जो है आज पढ़ लिख गया था, उसे अच्छी नौकरी मिल गई थी और वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। तो लास्ट में उसने भी जो है बहुत समझदारी दिखाई और एक ट्रिब्यूट के रूप में अपनी सारी संपत्ति को अपने बड़े भाई साहब के नाम ही कर दिया, और ये भी कहा कि यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो वह अपना कभी भी जीवन में अपना चेहरा जो है अपने बड़े भाई साहब को नहीं दिखा पाएगा। तो बच्चों ये थी जिसे लिखा गया था डास बैनर्जी के द्वारा। तो ये एक स्टोरी थी, द ओवरऑल स्टोरी अबाउट द ट्रिब्यूट पार्ट सेकंड। बच्चों ये इसकी सारी कहानी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बच्चों अब हम फटाफट देख लेते हैं इसके सारे कठिन शब्दों को। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। कठिन शब्दों को देखते हैं बच्चों। स्प्राउटिंग का अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। कोगुलेटेड का मतलब होता है किसी का जमना। सेक्रेट यानी होता है पवित्र। ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान। पार्टीशन बंटवारा। अनइवेंटफुली शांत पूर्वक। वेसिनिटी अड़ोस पड़ोस। कोलैप्स यानी गिरना या पतन होना या भिड़ जाना, ये भी कोलैप्स होता है। लेडलेस यानी करछुल। बैम्बू बांस। आइडल्स यानी कि होती हैं मूर्ति या प्रतिमाएं। हीप यानी होता है ढेर। अनफास्टेन का मतलब होता है खुला हुआ। स्नैपिंग रोचकता। डिस्पैशनेटली का मतलब निष्पक्ष रूप से। एक्स यानी होता है कुल्हाड़ी। प्री ऑक्युपाइड यानी कि ध्यान मग्न। काम यानी अर्थ होता है शांत। कंपोज्ड का अर्थ होता है संतोष। और रिग्रेट का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर रिग्रेट का अर्थ होता है खेद करना। उसके बाद आगे देखते हैं कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। ब्लैंकेट यानी कि कंबल। स्लाइस यानी टुकड़े। और उसके बाद हॉलिंग यानी तेजी से रोना। विक यानी होता है बत्ती या दिया बत्ती आप समझ सकते हो। लैंप या विक जो होते हैं। क्लच यानी पकड़ना। मॉडगेज गिरवी। ट्रिकल यानी टपकना या लुढ़कना। उसके बाद है टैटर्ड यानी कि टैटर्ड का मतलब होता है फटी हुई, फटी पुरानी, जर्जर अवस्था में। स्ट्रैप यानी होता है पट्टा, जैसे घड़ी का जो स्ट्रैप्स होते हैं उसे बोला गया यहाँ पे पट्टा। आगे देख लेते हैं एबोमिनेबल लल यानी बहुत ज़्यादा बुरा या वेरी बैड। इम्प्रिंट यानी होता है छाप। उसके बाद स्टील तितली का मतलब होता है दबे हुए या चिपकर। शीवियर्ड का मतलब होता है कांपना। हेसिटेटिंगली यानी हिचकिचाना। इमोशन भावनाएं पर है शायद। विस्परिंग फुसफुसाना। इनफ काफ़ी या पर्याप्त मात्रा में। स्वेट यानी होता है पसीना। तो बच्चों ये सारे इसके ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमने पार्ट 2 के अंतर्गत देखे, यानी कि पार्ट 2 में हमें ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे सामने आए थे जिनका अर्थ ये इस प्रकार से है। बच्चों ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपको द ट्रिब्यूट पार्ट सेकंड जो हमारी क्लास 10th की इंग्लिश बुक में दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। साथ में आपके जितने भी वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। जब भी आप पाठ का अध्ययन करेंगे तो ये आपके काम आएंगे बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके सारे प्रश्न उत्तर पर। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।